अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। वीक का आगाज है, पॉजिटिव नोट है, साथ साथ कुछ गुड न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट देखा गया है। ऑब्वियसली यस, आईएमएफ के हवाले से जो कि काफ़ी डिले हो चुका है और काफ़ी अरसे तक इसका वेट किया गया है। मार्केट भी रिलक्टेंट थी, लेकिन अब फाइनली आईएमएफ की जानब से ये कहा जा रहा है कि जस्ट वी आर फार इंचेस अवे। हम कह सकते हैं कि वी आर जस्ट अबाउट टू रीच दिस अग्रीमेंट कि अब फाइनली ये तमाम चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। फाइनली कोई चीज़ जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब वजह ये है कि यूएई की जानिब से कंफर्मेशन दे दी गई है पाकिस्तान को, और साथ साथ जो आईएमएफ चाह रहा था कि उन्हें गारंटी मिले और दूसरे कंट्रीज चाह रहे थे कि उन्हें आईएमएफ की गारंटी मिले। तमाम चीज़ें पोलिटिसाइज होती हुई दिखाई दे रही थी। जो भी था इशू अब सॉर्ट आउट हो चुका है। फाइनली जो बिजनेसेस जो हैं वो काफ़ी इशू एक क्रिएट कर रहे थे, रिलक्टेंट थे, लेकिन अब उनको भी एक ब्रीथ मिल चुकी है। इसीलिए मार्केट के सेंटिमेंट्स, इसीलिए इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स, और हम देख सकते हैं ये एक्टिविटी जो देखी जा रही है वो तमाम चीज़ें पॉजिटिविटी शो कर रही हैं। आज के दिन भी अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 40,000 अबव मार्केट का क्लोजर हुआ है। डिस्पाइट ऑफ दिस के रमज़ान सीजन है, लास्ट वीक है, थोड़ी सी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मार्केट के नंबर्स भी और साथ साथ जो मार्केट में कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जो एक हम कह सकते हैं ना ट्रेडिंग होती है वो फाइनली देखी जा रही है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर द मार्केट। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे आईएमएफ डील के हवाले से, और साथ साथ हम बात करेंगे रशिया के ऑयल के हवाले से। रशियन ऑयल, पाकिस्तान की जो एक डेलीगेशन है उसकी सेकंड टॉक्स लास्ट वीक हमने देखा कराची में स्टार्ट हुई, और अब यहाँ ये देखा जा रहा है कि चीज़ें जो है वो रशियन ऑयल के हवाले से जो कि एक रखी गई थी, कुछ टॉक्स थी जो कि ज़रूरी थी। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस 85 बैरल के करीब जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में और फर्दर ओपेक कट होगा तो और जो है वो ये इंक्रीज़ होंगे, लेकिन इसको कटेल करने के लिए या फिर इससे बचने के लिए पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन था कि वो रशियन ऑयल की खरीदारी करे। रशियन ऑयल के जो पेमेंट ऑफ मोड ऑफ पेमेंट है वो कैसे होगा, वो हमने डिसाइड किया कि रुपी में होगा या रूबल में होगा, लेकिन ये है कि तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हुई और फाइनली विद इन अ मंथ हम रशियन ऑयल भी लेंगे और साथ साथ रशियन ऑयल से मुस्तफ़ीद भी होंगे, क्योंकि रशियन ऑयल ही हमारी हम कह सकते हैं कि अभी वे ऑफ सोल्यूशन था। 45 to 50 डॉलर पर बैरल जो है वो ये इसका अमाउंट होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी हमें कंसेशन मिल जाएगा। आज हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे आज के दिन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से, पाकिस्तान में कौन कौन सी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अब कौन कौन सी चीज़ें आईएमएफ से रिलेट करनी थी वो भी आज हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस से बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी जा रही हैं। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ जाहिद हुसैन साहब, आप चेयरमैन हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अफीफ राशिद सिद्दीकी साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जाहिद साहब से। जाहिद साहब क्या कहेंगे? जाहिद साहब, आईएमएफ की डील, रशियन ऑयल, साथ साथ इतनी बैक टू बैक एक अच्छी गुड न्यूज़ इस वीक के अंदर देखी गई हैं, एक्टिविटीज़ भी देखी गई हैं, इकोनॉमिक जो एक हम कह रहे थे कि एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई हैं, फाइनली इस वीक के अंदर हम देख रहे हैं थोड़ा सा एक ये व्हील जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, अब थोड़ा चल रहा है। जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ लग रहा है कि शायद व्हील इज़ मूविंग टुवर्ड्स दी बेटर थिंग्स। और जैसे उसमें मेन जो है चीज़ वो तो आईएमएफ की जो एमडी हैं उनका स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। जो पाकिस्तानी अंदर बैठे हुए हमारे मुल्क में एक राग अलाप रहे हैं मुसलसल के जी हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो अपने मुल्क के बारे में खुद ही एक इस तरह से वीक तासुर देते हैं और गलत तासुर देते हैं। मगर वो एमडी जो है आईएमएफ की, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई ख़तरा नहीं है और पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू ऑन डिफ़ॉल्ट, ऑन दी वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट तो इंशाल्लाह नहीं हो रहा। अब बात यह है कि उसमें कुछ कंडीशनैलिटीज़ थी आईएमएफ की, जिसमें वो कह रहे थे कि जी आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको प्लेजेस जो उन्होंने किए हुए हैं उसको फॉर्मल शेप में वो सामने लेकर आएँ, और जो उनके डायरेक्टर्स बैठते हैं आईएमएफ के बोर्ड पे वो सर्टिफाई करेंगे दे आर गोइंग टू लेंड यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो वो भी सर्टिफिकेशंस हो गई हैं। उसकी हमें यूएई की अभी था वेट, वो भी हो गया है, और चाइना ने तो पैसे दे भी दिए, रोल ओवर भी कर दिए।
तो सऊदी अरब ने भी सर्टिफाई कर दिया। तो अब वो सारे जो भी परसों जो प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में भी कहा कि ये वो सारी कंडीशनैलिटीज़ जो हैं वो हमने पूरी कर दी हैं, तो अब कोई चीज़ बाकी नहीं रही। तो होपफुली अब कोई चीज़ बाकी नहीं है। मेरे ख्याल में फिर भी एक दो चीज़ें शायद छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं जिसमें उनका कहना यह है कि भाई आप इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए मार्कअप का रेट और बढ़ाएं। ये भी एक अब उनका एक नया मुतालबा सामने आया है कि मार्कअप का रेट और बढ़ाया जाए। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि जी आपका जो रेवेन्यू यानी 170 अरब रुपए के टैक्स लगाए थे, वो कह रहे हैं कि शायद मज़ीद इसमें कुछ गैप आएगा, तो उसका भी आप बताएं। तीसरी बात तो ये कह रहे हैं कि जो आपका बिजली का शोबा है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा रहे तो हम अपनी इंपोर्ट कम कर सकते हैं, और वो सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हो सकती है। इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां हम काम कर सकते हैं। एडिबल ऑयल एक सबसे बड़ा सेक्टर है। हम 5 to 6 बिलियन डॉलर्स का एडिबल ऑयल और उसकी सीड इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास सनफ्लावर की भी यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। हमारे पास जो है वो मस्टर्ड सीड की भी प्रोडक्शन होती है। हम उससे अपनी ऑयल की पूरी नीड को कवर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है वो इतना है हमारे पास मस्टर्ड। हम मस्टर्ड सीड के दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं पाकिस्तान। तो हम इन सारी चीज़ों को इस चीज़ों से कवर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को और जो है ना इसको फोकस करना होगा कि हमें किस किस सेक्टर को पहले पकड़ के इसको हमें स्ट्रेट करना होगा। जहां पहले पॉलिसी सही नहीं थी, जहां पहले इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, गवर्नमेंट को एक बहुत फोकस्ड जो है वो जाना पड़ेगा, और हर इंडस्ट्री को अलग अलग देखना पड़ेगा कि हम हर इंडस्ट्री को कैसे अलग अलग टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे भी आपने बताया रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बहुत सारी चीज़ों से हटाई हैं। मेरे हिसाब से लग्जरी आइटम से अगर इतनी ड्यूटीज़ ना हटाई जाएं, उसकी इंपोर्ट को हम कंट्रोल रखें, और इसके अगेंस्ट जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग जिससे हो रही है, जो एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, अगर उसके अंदर रिलीफ दिया जाए तो उससे एक तो हमारी जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ होंगी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो कवर होगा। तो वही बात है कि हमें फोकस चाहिए कि हमारा फोकस एग्जैक्टली है किस तरफ। अच्छा, फोकस की बात कर रहे हैं। मैं जाहिद साहब से पूछूं। जाहिद साहब, इन्होंने कहा कि हमारे पास मस्टर्ड सीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं हम। क्यों हमें ऐसी गलत आदतें, कहें तो सही नहीं होगा वर्ड ये, लेकिन क्यों लग गई ऐसी आदतें जो हमने पाम ऑयल जो है वो हम उसके यूज टू हो गए। हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनको हमने नहीं यूटिलाइज किया, बल्कि जो ऑप्शंस नहीं थे उनको हमने अवेल किया। ऐसा क्यों है? देखिए हमारी कौम बेसिकली थोड़ी सी लग्जरी माइंडेड है। मस्टर्ड में थोड़ा सा चूँकि स्मेली होता है, तो इस वजह से लोग उसको अवॉइड करते हैं, और हम जाते हैं इस तरफ के जी वो पाम ऑयल जो है वो ज़रा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, उसमें स्मेल नहीं होती और वो टेस्टी होता है, तो लिहाजा हम उस तरफ शौक़ रखते हैं। तो हमने सनफ्लावर और कैनोला की भी यहाँ पे हमने काश्त करने की कोशिश की थी, तो उसकी तरफ हमें कोशिश करनी चाहिए। और वो भी मैं एहसन इकबाल साहब का एक बयान सुन रहा था कि वो उसके ऊपर अब इस गवर्नमेंट ने आके बड़े लेवल पैमाने पे दोबारा काम शुरू कर दिया है। इसी तरीके से ओलिव की हमारे यहाँ जो काश्त है वो बहुत बड़े रकबे पे केपीके में हो रही है, और उससे भी अब हमें अच्छी खासी उसकी एक्सपोर्ट की अर्निंग भी हो रही है, और उसमें हमारी अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स में भी उसका एक रोल बन जाएगा आगे चल के। और आपको पता है कि जो ओलिव है एक बहुत बड़ा महंगा ऑयल है, और उससे हम बहुत अच्छा ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं, लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो बात हो रही है, तो उसमें एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर जो है वो हमारा इंपोर्ट का बिल है, जो कि तकरीबन इस वक्त 24 अरब डॉलर का है। अच्छा, आपने पहले रशिया की बात की थी जी। तो रशियन ऑयल जो है वो तकरीबन 20% चीप होगा। पहले एक आइडिया था कि शायद वो 30-40% चीप होगा, लेकिन लास्ट मंथ मेरी मुलाकात हुई थी मुसद्दिक मलिक साहब से, तो वही उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है और उसमें काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ये तकरीबन 20% के करीब ये सस्ता होगा, और पहला कंसाइनमेंट जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में आएगा वो मई में आएगा जी। तो होपफुली वो 20% भी हो, तो इससे तकरीबन हमें 2 से $2.5 बिलियन साल की उसमें हमें सेविंग हो सकती है। लेकिन आगे जाके जो इंटरनेशनल ऑयल बढ़ जाएगा तो उसके अगर बरक्स देखा जाए तो यहाँ पे 20 या 30% भी ज़्यादा चीप हो जाएगा। नहीं, बात तो वही है कि जो
उसकी एक बेंचमार्क है, एक स्टैंड प्राइस है, जो भी प्राइस होगी उसका 20% हमें उसमें चीपर ये तेल मिलेगा। अच्छा, वो अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसकी ऐसा भी बढ़ नहीं कि वो जाएगी। $50 नहीं नहीं डॉलर पर बैरल नहीं हम ले नहीं, अगर सकते हम हो। उसको से अगर $80 है पर बैरल, तो ये हमें 20% माइनस कर दें तो ये तकरीबन कोई हमें क्योंकि एक मिल जाएगा कैपिंग है ना इसके 65। ऊपर, एक कैपिंग के। हाँ, तकरीबन 64 का हमें ये मिलेगा। जी। तो इस तरीके से बहरहाल 20% का मतलब ये है कि तकरीबन हमारा $2.5 बिलियन का, ये मेरा उनके साथ जो डिस्कशन हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ कि $2.5 बिलियन की सेविंग होगी। अब अच्छा, अब IMF ने कहा कि जो ये गवर्नमेंट करने जा रही थी कि मोटर बाइकर्स को जो सस्ता फ्यूल देने जा रही थी, वो एक बड़ा अच्छा इनोवेटिव आइडिया था कि जो अमीर लोग हैं उनको आप ₹50 बढ़ा दें और गरीब लोगों को ₹50 कम कर दें, तो वो एक क्रॉस सब्सिडी थी। लेकिन IMF को उसके चूंकि फिगर्स के बारे में शक है कि जी ये पता नहीं जो रिकवरी होगी, कितनी रिकवरी होगी और कितनी उसमें डिसबर्समेंट हो जाएगी, तो उसका उन्होंने एक प्रॉपर इनसे मैकेनिज्म मांगा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया है और इससे यह है कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको इससे बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। और फिर ये कि ये जो 20% हमें जो यहाँ से रशिया से ऑयल अगर सस्ता मिलता है तो उसका जो अमाउंट है वो भी हम इस तरफ डाइवर्ट करके और हमारे जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको किसी ना किसी तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो महंगाई को इस तरह, अच्छा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो बात हो रही है, तो हम तकरीबन 20 से 24 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम की। तो वो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको भी अगर हम सोलर पे शिफ्ट करें, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो तकरीबन 10 अरब डॉलर की हमें वहाँ से सेविंग हो सकती है। और 3-4 महीने में सोलर जो है पाकिस्तान के हर घर में, हर फैक्ट्री में सोलर हम तो लगा क्यों सकते ये हैं। प्रोसेस स्लो है? अल्टरनेट एनर्जी पे तो हम अक्सर ही बात या करते अब हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर इस तरफ भी फोकस कर रहे हैं और उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने काफ़ी इस तरफ भी बयान दिए हैं और उसके लिए वो कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क वगैरह बना रहे हैं। और अभी हमने चूँकि इम्पोर्ट पे पाबंदी लगाई हुई थी तो उसमें जो सोलर इक्विपमेंट्स हैं उस पर भी पाबंदी थी, लेकिन अब शायद उसको भी ये खोल रहे हैं तो उसको, और उसको सस्ता भी कर रहे हैं, उस पर टैक्स भी हटा रहे हैं। तो उसके नतीजे में फिर ये है कि सोलर लोगों को ज़रा कम कीमत पे भी अवेलेबल होगा। तो इस तरफ हमें जाना चाहिए। इसी तरीके से विंड है, तो विंड के ऊपर हमें जाना चाहिए। तो विंड से हम बिजली बना के और उसको हमारे सिस्टम में, नेटवर्क में हम डाल सकते हैं। कर तो इससे सकते ये है हैं। कि बिजली की चोरी चकारी उसमें भी काफ़ी हद तक उसमें कमी आ सकती है। तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। इसी तरीके से हम तकरीबन 500,000 टन के करीब हम वीट इंपोर्ट करते हैं। तो वो वीट का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसमें भी हम अपना, अगर उसमें बीज अच्छे हों और उसमें पेस्टिसाइड सही हो, बीज अच्छे हों, सर्टिफाइड बीज सप्लाई किए जाएं, तो जो वीट का हमारा एरिया है वो एरिया थोड़ा कम किया जा सकता है और प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। तो वो जो एरिया हमारा बचेगा उस एरिया को हम फिर कॉटन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर कॉटन भी पिछले साल हमने $2 अरब की इंपोर्ट की थी, इस साल शायद वो भी $4-5 अरब की इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारी क्रॉप जो है ख़राब हो गई है फ्लड की वजह से। तो जाहिद साहब, जो इस साल बारिशों की जो एक प्रिडिक्शन है या ये कहा जा रहा है फोरकास्ट है, अगेन कुछ मौसम तब्दील होगा, कोई ना कोई मौसमियाती खराबी है, जी, तो जी। क्या दोबारा कोई ऐसी सिचुएशन? जी, फोरकास्ट ये है कि पिछले साल की निस्बत तकरीबन डबल वॉल्यूम होगा इस साल बारिशों का। तो अब जाहिर है कि अगर हम पिछले साल सस्टेन नहीं कर पाए जो सिचुएशन थी, तो इस साल अगर उससे भी डबल होगा तो फिर इसका मतलब है क़यामत सूरा हमारी दोबारा मुंतज़िर है, अल्लाह ना करे। लेकिन अगेन बात वही है कि देखिए, कौमों की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें आती हैं, आपको उन्हें उसका मुकाबला करना होता है और उनके लिए हल और ज़राए निकालने होते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये मामलात हमारे जिस तरीके से चल रहे हैं, अगर ये पॉलिटिकल अनरेस्ट जो था, सारी तवज्जो जो है हमारी वो उधर ही साइफन आउट हो रही थी और सारी कौम उस तरफ लगी हुई थी जिसको कोई काम नहीं है, वो भी टीवी में देख रहा है कि जी अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब किधर रैली जा रही है, अब क्या हो रहा है। तो उससे भी अब मैं देख रहा हूँ कि लोग उकता से गए हैं और अब वो लोग अपने बैक टू नॉर्मल अपनी अपनी लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगले हम चंद महीने जो हैं वो हम देखेंगे कि हमारी कौम जो है वो एक सही रास्ता पकड़ेगी और हम ये सारी चीज़ें साथ के साथ चलती फाइनली रहेंगी। एक कौम बन जाएंगे। ये सब चीज़ें, ये सब नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ये न्यू नॉर्मल होगा। ये सब चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी में चलती रहेंगी और साथ में जो हमारी तवज्जो सारी उस तरफ हो गई थी, तो वो तवज्जो अपने काम की तरफ भी आएगी और ये शुगल मेले जो हैं
जैसे क्रिकेट मैच भी चल रहा होता है और हम अपना काम भी कर रहे होते हैं, इसी तरीके से ये रैलीज भी चल रही होंगी और हम अपना काम भी कर रहे होंगे। अफीफ बहुत हंस रहे हैं। अफीफ प्लीज़ आप भी बताइए कि जो हमारे पास सिचुएशन है, अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी जा रही है और थोड़ा सा ये लोग भी अब बोर हो चुके हैं, जाहिद साहब सही कह रहे हैं कि इस मामले में आप क्या समझते हैं, अब हमारी जो नॉर्मलाइज जो वे था वही आ जाएगा या फिर अभी भी कुछ बारिशों का या किसी न किसी चीज़ का कोई हैपनिंग चीज़ आप समझते हैं कि होगी आने वाले दिनों में? देखिए, हमें अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और चाहिए। अभी तक लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है। अभी तक अगर आप देखें तो बिजनेसेस प्रॉब्लम में हैं और उसकी वजह जो है वो एक इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन भी थी जो हमारी इस वक्त की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी कि हम उसको रिस्ट्रिक्ट करें। और जब से हमने रिस्ट्रिक्ट किया तो एक बहुत सारे सेक्टर्स में लोगों ने लोकलाइजेशन भी स्टार्ट की है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो वही चीज़ है कि हम फोकस करना होगा गवर्नमेंट को। इस वक्त तो सारी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एक वन पेज पे आना पड़ेगा और उनको सेटल डाउन होना पड़ेगा कि हम अभी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को छोड़ के हम पहले पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की तरफ फोकस करें कि हमने आगे ये जो हमारा बोरोइंग का जो बार बार साइकिल चल रहा है, जो हमारा डेफिसिट का तो साइकिल ये आपको है, थमता हुआ दिखाई दे रहा है अभी जो आईएमएफ के लिए हम इतना वेट कर रहे हैं, या फिर जो ये मामला पॉलिटिसाइज हो गए, तो आप समझते हैं कि इसके बाद कुछ स्टॉप आएगा? देखिए, वो तो अब सबके अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के ऊपर है, लेकिन आईएमएफ के इससे बहुत रिलैक्सेशन आएगी इकॉनमी में, बहुत बेहतरी आएगी इकॉनमी के अंदर। इकॉनमी एक तरीके से थोड़ी रीस्टार्ट होगी क्योंकि डॉलर के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम होगा, जो इंपोर्ट्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गई थी वो भी थोड़ा बहुत ईज आउट होना स्टार्ट हो गई हैं। तो आईएमएफ के प्रोग्राम से ऑब्वियसली बहुत हेल्प तो मिलेगी, लेकिन हमें और हमारे इंटरनल फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा कि हम वहाँ से कितना इकोनॉमी को रिलैक्स कर सकते हैं। आई एम आस्किंग अबाउट अदर प्रोग्राम कि आईएमएफ से बोरोइंग का जो आपने कहा था, आईएमएफ से बोरोइंग, सॉरी, आईएमएफ से बोरोइंग के हवाले से जो नेक्स्ट भी ये तय किया जा रहा है ना कि हमें दोबारा आईएमएफ में जाना पड़ेगा, तो क्या आप समझते हैं कि बोरोइंग के लिए हमें दोबारा नेक्स्ट प्रोग्राम में जाना पड़ेगा? डेफिनेटली जाना पड़ेगा। जब तक हमारे पास इतना बड़ा डेफिसिट होगा हमारे इंपोर्ट्स में और हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर, तो हमें वी हैव नो अदर वे आउट। तो हमें वही चीज़ है कि हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना होगा कि हम इंपोर्ट कम करें। हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, हम उसको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, हम जब तक उसको कम नहीं करेंगे तो अच्छा अफीफ, हम आपने प्रॉब्लम कहा में कि लोकल डिमांड भी करना, लोकल डिमांड को फुलफिल करने के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, तो हमारे पास इशू ये होता है कि रॉ मटेरियल नहीं होता। रॉ मटेरियल के लिए भी सब्स्टिट्यूट्स हमें स्टार्ट करनी चाहिए, कोई ना कोई उसका भी ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए, लेकिन क्यों हमारे पास लोकल ही अभी तक अपनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते हम? वो इसलिए क्योंकि हम हमेशा एक्सपोर्ट के ऊपर, वो इंपोर्ट के ऊपर बहुत रिलायंट रहे हैं। हमने बोला हम मेहनत करने से बेहतर है कि हम फैक्ट्री लगाएं, फैक्ट्री के अंदर लेबर को हैंडल करें। इतनी फैक्ट्री चलाने की, एक इंडस्ट्री चलाने की अपनी एक मुश्किलात होती हैं, तो हमने बोला इतनी मुश्किलात को फेस करने से बेहतर है हम इंपोर्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट करके इसको आगे बेच देते हैं। उसमें क्या है कि आपको जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास स्टॉक आ गया तो आपका स्टॉक भी जो है डीवैल्यू नहीं हो रहा था, हर रोज डॉलर बढ़ रहा है तो आपका स्टॉक भी बढ़ रहा है। तो वो तो तो हमारे यहाँ तो हमेशा डॉलर बढ़ता रहे, तो उस तरीके से इंपोर्टर का और जो ट्रेडर का था उनके पास प्रॉफिट ज़्यादा है, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट था उसको कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि यार पाकिस्तान में इंडस्ट्री को कैसे ग्रो करूँगा जब मैं इंपोर्ट के ऊपर इतना डिपेंडेंट हूँ। तो इसीलिए कभी फोकस किया नहीं गया, कभी गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर फोकस, किसी भी गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया कि हम लोकलाइजेशन की तरफ कैसे जाएं। आज इंडिया ने अपनी EQS, मर्सिडीज EQS लॉन्च किए, मेड इन इंडिया। हमारे आज तक पाकिस्तान में कोई मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं है। तो ये है हमारे टारगेट्स का और हमारे गोल्स क्या हैं, ये हमें देखने पड़ेंगे कि हमें किस तरह इसको ख़त्म करना है, ये गवर्नमेंट ही कर सकती है। जाहिद साहब, क्या पाकिस्तान की तरफ से कभी ऐसी कोशिश नहीं की गई? कार मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो सेक्टर की बात की जाए, ऑटो सेक्टर में जितनी ऑटो कंपनीज हैं उनको भी कितने ज़्यादा सब्सिडीज़ दी गई, उनको लेवरेजेस दिए गए किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सके। तो आप क्या समझते हैं कि उसके बावजूद अभी तक यहाँ पे असेंबलिंग प्लांट्स तो लग गए लेकिन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई? देखिए, कहाँ कमी थी हमारे अंदर? जो नून लीग की हुकूमत थी तो इन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी, जिसमें ग्रीन पॉलिसी थी, जिसमें ऑरेंज पॉलिसी थी, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेंटिव्स का उसमें उनके लिए रखे थे, जिसकी वजह से फिर आपने देखा कि जो हमारे यहाँ न्यू असेंबलर्स आए उसके बाद पहले तो हमारे पास वही टोयोटा था और उसका था उनका सुजुकी का, तो उसके बाद फिर हमने मित्सुबिशी को भी देखा, होंडा को भी, इनको भी देखा हमने, जो दूसरे हैं क्या नाम है, टेस्कोन वगैरह दूसरी गाड़ियाँ भी आई, टिसोन।
तो ये उसके बाद काफ़ी नए असेंबलर भी उसमें आए जिसमें पाकिस्तानी असेंबलर भी हैं। तो लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ कि वो सारी चीज़ें जो है हमारी उलट पलट होकर रह गई। बात यह है कि हमारे यहाँ एक तो पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी का मसला है, दूसरी हमारी जो बात यह है कि हमारे यहाँ अपने रॉ मटेरियल की बात की तो हमारे यहाँ प्रॉपर केमिकल इंडस्ट्री उस तरीके से लग नहीं पाई कि हम अपना रॉ मटेरियल खुद बनाना शुरू कर दें। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। अगर आप यूँ समझिए कि अगर हम तकरीबन 20-22 हज़ार मेगावाट बिजली पर डे बनाते हैं और उसमें से 5,000 मेगावाट बिजली जो है वो हमारी या चोरी हो जाती है या लाइन लॉसेज में ज़ाया हो जाती है या उसके बिल नहीं मिलते, तो वो तकरीबन 3 रुपये पर यूनिट उसकी कॉस्ट आती है। अब वो 3 रुपये पर यूनिट मैंने और आपने पे करने हैं, जो कोई बंदा नहीं दे रहा उसके बदले में मैंने और आपने देने हैं, जो नेट में है, जो कोई चुरा रहा है या किसी तरीके से लॉस हो रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब वो चूंकि और उसी की वजह से 3,000 अरब रुपए का हमारा सर्कुलर डेट भी हो गया। तो अब वो जो है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी 3 रुपये यूनिट एज कम्पेयर टू दी अवर कॉम्पिटिटर इन अवर माशाल्लाह ठीक पैसे जा रहे हैं। बात यह है कि मुझे और आपको वो पैसे फीड करने की, लोगों को फीड करने की ज़रूरत नहीं है, उस पैसे को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। वो पैसा अगर वहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्ट किया जाए तो वहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग की जाए जिसमें इरिगेशन सिस्टम भी है, जिसमें आपका जिसमें आपका बीज भी है, जिसमें आपकी पेस्टिसाइड भी है, खाद भी है। ये सारी चीज़ें जब आप उसमें प्रॉपर उसमें करेंगे तो उसके नतीजे में आप ना सिर्फ ये चीज़ों में पाकिस्तान में इन अंदरूनी तौर पे खुद कफील होंगे, बल्कि आप ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो हमें उस तरफ आना चाहिए। और ये चीज़ें जो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बता दी हैं, ये सारे काम जो हैं ये कोई डूएबल काम है, ये ऐसे काम नहीं है कि जो हम कर नहीं सकते हैं। ये सारे काम जो हैं ये कोई 1 वीक में हो सकता है, कोई 2 वीक में हो सकता है, कोई 6 महीने में हो सकता है। ये सारे काम जो हैं 4-6 महीने में सारे के सारे काम हो सकते हैं और ये कर लेंगे हम, और हमारे पास अब उसकी कैपेसिटी भी है। देखिए हमारे यहाँ आपको पता होगा, हमारे यहाँ 2.5 साल और 3-3 साल में एक ब्रिज बनता था, जो कि अब 3 महीने में बन रहा है। कल भी प्राइम मिनिस्टर ने वो जो ब्रिज वहाँ पे कोई लाहौर में बात हो रही थी फ्लाई ओवर की, तो उसमें 1.5 साल का टाइम उन्होंने दिया था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, इसको 3 महीने में कंप्लीट करें। खुद कराची में हमने अपनी आंखों के सामने देखा है कि 3-3, 4-4 महीने में हमारे यहाँ फ्लाई ओवर कम्प्लीट हुए हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो डूएबल हैं। हमारे यहाँ सेलुलर टेक्नोलॉजी को आप देख लें, हमारे यहाँ आईटी टेक्नोलॉजी अच्छा, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्या वजह है कि हम अपनी विल को यूटिलाइज नहीं करते या हम भूल जाते हैं? हमारे यहाँ नहीं, सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे यहाँ। आप मोटरवेज को देख लें, मोटरवे पुलिस को देख लें, तो हमारे यहाँ वही लोग होते हैं जब उनको एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिलता है तो वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं। हमारे वही लोग हैं जो यूएई में जाके बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, वही लोग हैं जो अमेरिका में जाके बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी जो हैं वो बेस्ट परफॉर्मर हैं। हमारी क्रिकेट टीम को देख लीजिए, वो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ लोगों को अगर एनेबलिंग एनवायरनमेंट दे दिया जाए तो वो बेस्ट परफॉर्म करेंगे। और मुझे आज एक बड़ी अच्छी उम्मीद की किरण नज़र आती है, और वो ये है कि अब हमने इन सारे मैनेसेस के साथ रहना सीख लिया है। और ये मैंने कहा ना न्यू नॉर्मल, अब ये हमारा, मैं पहले ये कहता था कि ये जो पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको ठीक किया जाए, सब इकट्ठे हो जाएं, सारी कौम इकट्ठी हो जाए, ये सारी चीज़ें आइडियल बातें हैं। कोई इकट्ठे नहीं हो सकते यहाँ पे। तो जब इकट्ठे नहीं हो सकते तो ये सब अपनी अपनी डफली बजाते रहेंगे। अब वो बजाते रहें तो दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। हमें इस न्यू नॉर्मल के साथ रहना सीखना चाहिए, और हम सीख रहे हैं। मैं जो देख रहा हूँ पिछले 15 दिन की चीज़ों को देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे लगता है कि हम इस पे जा रहे हैं, ऑटो करेक्ट पे, और न्यू नॉर्मल पे जा रहे हैं। और हम इस न्यू नॉर्मल में इन्हीं चीज़ों के साथ रहना सीख रहे हैं, और इसी में इंशाल्लाह अभी हम परफॉर्म करना भी सीखेंगे। परफॉर्म करने की ज़रूरत है। अफीफ, वन लास्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम का टाइम फिनिश हो रहा है। क्या समझते हैं आप इन चीज़ों को, जैसे कि जाहिद साहब ने कहा है कि डुएबल चीज़ें हैं और 6 महीने लगे, चाहे साल भर लगे, चाहे 2 हफ्ते लगे, इनको ठीक किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान की कौम इतनी रेजिलेंट है कि वो कर सकती है? क्या ऑल्टरनेट जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको अवेल किया जा सकता है? देखें, जहाँ तक बात है, ये सारे काम हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट कर भी सकती है, पर उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि पहले जो हमारी आवाम है वो खुद उसकी इंटेंशन हो कि हाँ यार ये चीज़ें सीधी हों, मैं बिजली चोरी करना बंद कर दूं, मैं टैक्स चोरी करना बंद कर दूं। आवाम को भी अपनी तरफ से स्टेप्स लेने होंगे, आवाम को भी खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। आज आपके सिर्फ 3 मिलियन डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं,
230 मिलियन की आवाम में से सिर्फ 3 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, जो 45 मिलियन होने चाहिए थे। तो जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे, हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई गवर्नमेंट आके हमारे लिए चीज़ें सीधी कर दे। तो हमें खुद भी जिम्मेदारी लेनी होगी, एज अ नेशन हमें खुद जो है वो जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम इन चीज़ों को सुधारें, हम खुद अपने जानने में कोई चीज़ गलत नहीं करें। और जब हर बंदा खुद अपने जानने में चीज़ें सही करेगा तो गवर्नमेंट भी सही होगी, फिर हमारी हर लेवल पे बेहतरी आएगी, हमारी पॉलिसीज़ भी सही बनेंगी, हमारे पास स्टेबिलिटी भी आएगी, और हम बहुत ही एक बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी उसमें हमारी। ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फराहम करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। हमेशा गवर्नमेंट इस चीज़ को तो चले फोकस करती है, लेकिन आगे और यानी कि अगर थोड़ा सा इलेक्शंस अनाउंस हो जाए या फिर दूसरी गवर्नमेंट आ जाए तो वो इस चीज़ की गारंटी नहीं कर सकते। दूसरे कंट्रीज़ में हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं कि 15 साल 20 साल की पॉलिसीज होती हैं, हमारे पास 5 साल से आगे का ऑप्शन नहीं होता। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम है कि हमें एक अपना एक प्लानिंग कमीशन बनाना चाहिए, एक इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन हो, जिसके जो एक पॉलिसीज़ अगर वो बना दें, 5 साल की 10 साल की पॉलिसीज़ बना दें, तो गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो वो पॉलिसी चेंज ना कर सके गवर्नमेंट। जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी बन गई है या टैक्सेशन की पॉलिसी अगर 5 साल की एक दफ़ा अनाउंस हो गई है, तो फिर गवर्नमेंट चेंज होने पे वो पॉलिसी चेंज ना हो, वो हर किसी के आइडियोलॉजी पे चेंज ना हो, तो इसी तरह स्टेबिलिटी आएगी, इसी तरह हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं इसमें ऐड करूँ? जी जी। देखिए, ये एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, और ये जो थिंक टैंक्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो वहाँ बन रही होती हैं, और वहाँ वो बना रहे होते हैं, और वो फिर पब्लिक में जब एट लार्ज वो पॉलिसीज़ आती हैं, सारे आपके इंटेलेक्चुअल जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हैं जो वेल थॉट आउट होती हैं, वो चीज़ें जब मुआशरे में, सोसाइटी में डिसेमिनेट होती हैं तो लोगों का माइंड बनता है। जब लोगों का माइंड बनता है तो वो फिर एक इज्तिमाई दानिश के ज़रिए गवर्नमेंट कोई भी आ जाए तो वो चीज़ जो है वो अपने आप को मनवा लेती है। जैसे अल्लाह एक है, सबको मानना पड़ता है, जैसे हवा, पानी, बिजली, ये सबको मानना पड़ता है, तो इसी तरीके से कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जब सोसाइटी में आती हैं तो वो फिर अपना वजूद रखती हैं और अपने आप को मनवा लेती हैं। वेल, थैंक यू सो मच जाहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। अफीफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की IMF के हवाले से, साथ साथ जो कुछ चीज़ें हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर जो हमारे साथ सोर्स ऑफ हमारे यूटिलाइज हो सकती हैं, जो हमारे पास मौजूद है सोर्सेज, उनको यूटिलाइज करने का सोचा जाए, आज हमने डिस्कस किया। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। रमज़ान पाकिस्तान।